वेलकम ऑन ई विद्या मंदिर। दोस्तों, हमने बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और जिसमें हमने पहला वीडियो बनाया था। उस पर हमने देखा था बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में और बायोलॉजी किसने नाम दिया। उसके बाद में हमने देखा कि बायोलॉजी में जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया। पहले 2 वर्गों में विभाजित किया, उसके बाद में 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये बात में पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कोशिका के बारे में, तो कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम क्या करेंगे, जो वर्गीकी है, यानी कि बायोलॉजी में जीवों का जो क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया गया है, उन सब में एक एक जीव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि आर.एच. व्हिटकर नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या दिया था, पंचजगत प्रणालीय सिद्धांत दिया था। पंचजगत प्रणालीय सिद्धांत दिया था और इन्होंने क्या बताया कि जीव 5 तरीके के होते हैं। 5 कौन कौन से, इन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा, अगर दूसरे की बात करें तो इन्होंने प्रोटिस्टा बताया। तीसरा कवक बताया और चौथे के बारे में अगर बात करें तो प्लांट्स के बारे में बताया, जिन्हें हम प्लांटी भी कह सकते हैं। 5वें की अगर हम बात करें तो एनिमेलिया या एनिमल्स, एनिमेलिया। इन 5 जीवों के बारे में बताया और इन 5 जीवों का हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनके उदाहरणों के बारे में देखेंगे और प्रश्न किस तरीके से बनते हैं इनमें, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनेरा के बारे में। तो देखिए, मोनेरा के बारे में अगर हम बात करें साहब, तो मोनेरा क्या है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मोनेरा की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो देखिए, मोनेरा है, ये मोनेरा जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये मोनेरा जीव उत्पन्न हुआ था साहब जल से। कहाँ से, जल से, यानी कि ये क्या है, जलीय जीव है और जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्वेटिक, एक्वेटिक है। दूसरी अगर हम बात करें कि कोशिका के आधार पर ये किस तरीके का है, कोशिका के आधार पर का मतलब क्या हुआ कि इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव है। क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये कोशिका 2 प्रकार की होती है केंद्रक के आधार पर। कल हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक होता है और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता या अविकसित होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। अगर हम बात करें कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, तो ये कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक कोशिकीय है। क्या है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। अगर हम इसमें बात करें पोषण के आधार पर, तो देखिए पोषण के आधार पर हम बात करें तो ये जीव क्या होता है। पोषण के आधार पर अगर हम बात करें तो ये पोषण के आधार पर होता है कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस होता है और कीमोसिंथेसिस होता है। और कीमोसिंथेसिस की मतलब अगर हम बात करें तो ये कीमो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, आप देखते ही हो, रासायनिक, यानी कि रासायनिक क्रियाएं होती है। इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं। और रासायनिक क्रियाओं की बात करें तो हम बात करें सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो संश्लेषण होता है वो क्या होता है, रासायनिक संश्लेषण होता है। और ये क्या होता है, ये परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला। अगर हम मोनेरा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, मोनेरा का एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेते हैं जीवाणु, जीवाणु। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नीले हरे शैवाल भी इसी में आते हैं, नीले हरे शैवाल। सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव है वो क्या है, जीवाणु है। और ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, जल से उत्पन्न हुआ। कहाँ से हुआ, जल से।
इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं, मोनेरा क्या होता है? जलीय जीव होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय होता है। अगर पोषण की बात करें तो ये क्या होता है? परपोषी होता है और इसमें रासायनिक संश्लेषण क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? भोजन बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो दूसरा कौन सा था हमारा? दूसरा अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? तो देखिए प्रोटिस्टा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों प्रोटिस्टा की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई? देखिए प्रोटिस्टा हिंदी में भी इसको क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टा ही कहा जाता है। तो देखिए प्रोटिस्टा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्रोटिस्टा भी क्या है साहब? जलीय जीव है। क्या है? जलीय है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? प्रोटिस्टा क्या होता है? एक यूकेरियोटिक। क्या होता है? यूकेरियोटिक होता है और एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। अगर हम इनकी बात करें पोषण की तो पोषण इसमें हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों होता है। पोषण की जो क्रियाएं होती है, पोषण हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों प्रकार की होती है। किस प्रकार की? एक तो होती है ऑटोट्रोपिक और दूसरी हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वपोषी। और इसको क्या कहा जाता है? हेटेरो को परपोषी। देखिए इसमें दोनों कैसे होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। किसके? प्रोटिस्टा के। तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स साहब इसमें हम देखते हैं तो हम देखते हैं एमीबा। क्या है ये इसके एग्जाम्पल्स क्या? एमीबा के बाद में अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम के बारे में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें यूग्लिना भी होता है। यूग्लिना के बाद में अगर हम देखें तो पैरामीशिया। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के। तो देखिए आपने एमीबा के बारे में सुना होगा। एमीबा के बारे में अगर हम बात करें तो एमीबा क्या होता है? ये इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, इस तरीके का इर्रेगुलर शेप का होता है और इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक क्या पाया जाता है? विकसित पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूकेरियोटिक में आता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? इसके बाहर में एक क्या होती है? बाहर क्या होती है इसकी? एक इस तरीके की आवरण बना होता है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? ये कोशिका भित्ति होती है। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ये जो एमीबा होता है ये क्या करता है? अगर बाहर देखें तो ये एमीबा क्या होता है? निर्जीव की तरह कार्य करता है। पर अगर किसी कोशिका में ये चला जाता है तब वहां से ये क्या करता है? वहां पर ये क्रियाएं करने लगता है। यानी कि कोशिका में जाने के बाद में एमीबा क्रिया करने लगता है, यानी कि सजीव हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक। यानी कि परपोषी। ठीक है, परपोषी। इसी तरीके से अगर हम बात करें परपोषी की तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये भी परपोषी होता है। और प्लाज्मोडियम से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया रोग का जनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया रोग का जनक होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए अब प्लाज्मोडियम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लाज्मोडियम के अगर बारे में बात करें
तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम भी क्या होता है, परपोसी होता है। क्या होता है, परपोसी होता है। किस तरीके से, अगर हम देखना चाहें साहब प्लाज्मोडियम की प्रकृति, तो देखिए प्लाज्मोडियम परपोसी होता है। क्या, परपोसी। क्यों होता है परपोसी, तो इसके बारे में बात करते हैं। आपने मलेरिया रोग के बारे में सुना होगा। मलेरिया रोग क्या होता है, मलेरिया रोग होता है मच्छर के काटने से। और मच्छर कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मच्छर जब क्या करता है, काटता है, तो काटने पर ये क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, एक जीव छोड़ता है प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा टाइप का, और वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या कार्य करता है, ये प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में जो क्या होती हैं, आरबीसी होती है, आरबीसी को क्या करता है, आरबीसी पर अटैक करता है, आरबीसी पर अटैक करता है, आरबीसी पर क्या करता है, अटैक करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आरबीसी पर अटैक करता है प्लाज्मोडियम, यानी कि ये क्या होता है, आरबीसी का क्या करता है, भक्षण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मोडियम क्या हो गया, फिर परपोसी हो गया। क्यों, क्योंकि ये किस पर निर्भर हो रहा है, ये निर्भर हो रहा है आरबीसी पर। ठीक है, दूसरों पर निर्भर हो रहा है, और दूसरों पर निर्भर होने वाले क्या होंगे, परपोसी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अगर हम बात करें इसकी मलेरिया रोग की, तो मलेरिया रोग का अगर इलाज देखें तो एक सिलकोना की छाल, सिलकोना एक क्या होता है, ये पौधा होता है, और इसकी छाल से क्या होता है, दवाई बनती है सिलकोना की छाल से। और ये सिलकोना कहाँ पे पाया जाता है, सिलकोना, रबर, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अगर हम बात करें तो कर्नाटक की तरफ होते हैं। कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, उस तरफ क्या पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, उस तरफ क्या होता है, इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई साहब। उसके बाद में हम क्या बात करेंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में बात करने पर एक और रह गया हमारा यूग्लिना। कौन सा, यूग्लिना और पैरामीशिया। अगर हम बात करें यूग्लिना और पैरामीशिया की, तो यूग्लिना और पैरामीशिया दोनों को एक साथ बता देता हूँ आपको। देखिए, एक तो क्या है यूग्लिना, और दूसरा क्या है, पैरामीशिया। ये दोनों क्या कार्य करते हैं, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या पाया जाता है, अगर हम बात करें तो ये भी तो क्या होते हैं, जलीय ही होते हैं। इन दोनों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल आपको पता है किस लिए उत्तरदायी होता है, क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। क्या, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए, संश्लेषण अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। और जिससे क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। यानी कि ये भोजन किससे बना रहे हैं, ये भोजन बना रहे हैं प्रकाश से, सूर्य के। इसका मतलब किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं है, ये क्लोरोफिल की सहायता से क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। इसलिए ये क्या है, इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी। क्या कहा जाता है साहब, स्वपोषी। ठीक है, अगर हम बात करें किस तरीके के हैं, तो ये यूग्लिना और पैरामीशिया, ये भी तो क्या है, ये भी तो क्या है, यूकेरियोटिक जीव है, क्योंकि इनमें भी तो क्या है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रक क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कवक की। तो देखिए, यहां तक नोट कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कवक की। कवक की अगर हम बात करें तो कवक किससे उत्पन्न होते हैं, ये देखते हैं। कवक किससे उत्पन्न होता है, कवक जिसको हम क्या कहते हैं, फंजाई भी कहा जाता है। कवक, कवक को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें,
तो ये देखिए सड़े गले पदार्थों से, किससे? सड़े गले पदार्थों से नमी से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं साहब? नमी से उत्पन्न होते हैं। नमी से उत्पन्न होते हैं, नमी से उत्पन्न होते हैं। और इन कवकों को मृतोपजीवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। अब बात करें मृतोपजीवी क्यों कहा जाता है, तो देखिए मृतोपजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कवक होते हैं ये अपघटन करते हैं सड़े गले पदार्थों का। किसका अपघटन? सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं। सड़े गले पदार्थों का अपघटन, और उससे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। अपघटन से, अपघटन से क्या करते हैं? ये पोषण करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको परपोषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? परपोषी। जहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अगर हम बात करें इनकी कोशिका के बारे में, तो ये जो कवक होते हैं ये किस प्रकार के जीव होते हैं? कवक किस प्रकार के जीव होते हैं? तो देखिए साहब, कवक होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। सारे बहुकोशिकीय नहीं होते, पर क्या होते हैं? लगभग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अगर हम बात करें इनकी कोशिकाओं के केंद्रक की, तो ये जो कोशिकाओं का केंद्रक है ये क्या होता है? इनमें विकसित होता है अच्छी तरीके से। तो इनको क्या कहा जाता है? यूकेरियोटिक। क्या है? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक होते हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं इनके एग्जांपल्स देखने से पहले, कि कवक होते हैं ये नमी से उत्पन्न होते हैं, सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं और उससे क्या करते हैं? पोषण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर है। और सड़े गले पदार्थों का अपघटन करने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी भी कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें कोशिका के बारे में, तो इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक होता है, वो क्या होता है? विकसित होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यूकेरियोटिक कहा जाता है। और बात करें कोशिका की संख्या, तो इनमें बहुकोशिकीय पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका की संख्या एक से अधिक होती है। लगभग में एक से अधिक होती है, पर एक आध में क्या होता है? इसमें अपवाद स्वरूप एक कोशिका भी होता है। चलिए हम बात करते हैं कि एक कोशिकीय कवक कौन सा होता है। तो आपने सुना होगा, यीस्ट का नाम सुना होगा। तो यीस्ट होता है, ये क्या होता है? जो यीस्ट होता है ये क्या है? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। किसके? कवक के एग्जाम्पल्स। कवक के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यीस्ट, इसमें देखते हैं यीस्ट, इसमें देखते हैं म्यूकस या म्यूकस या म्यूकर। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पर। अगर हम बात करें यीस्ट की, तो ये यीस्ट होता है, ये साहब कवक में आता है, पर एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय। ये कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है एक कोशिकीय यीस्ट के बारे में, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है। और अगर हम बात करें इसके म्यूकस के बारे में, तो म्यूकस क्या है? म्यूकस बहुकोशिकीय में आता है। किस में आता है? बहुकोशिकीय में आता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कवक के बारे में। कवक के हमने क्या देखे एग्जाम्पल्स? यीस्ट में यीस्ट देखा, यीस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। और ये म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। अगर हम बात करें इनके पोषण की, तो पोषण की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का पोषण है इनका? मैंने आपको पहले बताया था पोषण किस प्रकार का है इनमें। तो पोषण है परपोषी। क्या है? परपोषी, यानी कि क्या है? दूसरों पर निर्भर है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद में आर.एस. व्हिटकर ने 5 भागों में वर्गीकरण किया था। 3 भाग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, यानी कि पादप जगत के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, यानी कि जंतु जगत के बारे में। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल की क्लास आप बिल्कुल भी
लगाना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर हमारी बताई हुई बातें समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।